हेलो फ्रेंड्स, एमए तृतीय सेमेस्टर गृह विज्ञान फर्स्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदर्श विश्वविद्यालय की सीरीज है जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग 2025 की सीरीज है। विगत 45 वर्षों से सफलता का एकमात्र पथ प्रदर्शन। देखिए, अवध सीरीज 2025 देख सकते हैं आप लोग। एमए तृतीय सेमेस्टर गृह विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र जिसका पोस्ट टाइटल है अनुसंधान विधियां। तो चलिए फटाफट से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा, खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इस प्रकार से हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिए। उसके बाद ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, प्रश्न एवं उनके उत्तर। खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्णनात्मक शोध का अर्थ बताइए। वर्णनात्मक शोध का अर्थ बताइए। वर्णनात्मक शोध एक पद्धतिगत दृष्टिकोण है जो जांच के तहत किसी घटना या विषय की विशेषताओं को दर्शाने का प्रयास करता है। वर्णनात्मक शोध एक पद्धतिगत दृष्टिकोण है जो जांच के तहत किसी घटना या विषय की विशेषताओं को दर्शाने का प्रयास करता है। वर्णनात्मक शोध एक खोजपूर्ण शोध पद्धति है जो खोजकर्ता को जनसंख्या, परिस्थिति या घटना का वर्णन करने में मदद करती है। यह शोधकर्ताओं के लिए एक आधारभूत उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य किसी विशेष विषय के जटिल विवरणों का अवलोकन, रिकॉर्ड और विश्लेषण करना है। फिर से देखिएगा, वर्णनात्मक शोध का अर्थ बताइए। वर्णनात्मक शोध एक पद्धतिगत दृष्टिकोण है जो जांच के तहत किसी घटना या विषय की विशेषताओं को दर्शाने का प्रयास करता है। वर्णनात्मक शोध एक खोजकर्ता शोध पद्धति है जो शोधकर्ता को जनसंख्या, परिस्थिति या घटना का वर्णन करने में मदद करती है। ये शोधकर्ताओं के लिए एक आधारभूत उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य किसी विशेष विषय के जटिल विवरणों का अवलोकन, रिकॉर्ड और विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्लेषणात्मक शोध का अर्थ बताइए। विश्लेषणात्मक शोध एक व्यवस्थित और संगठित जांच या अध्ययन है। विश्लेषणात्मक शोध एक व्यवस्थित और संगठित जांच या अध्ययन है जो जटिल घटनाओं को उनके घटकों और संबंधों की जांच करके समझने, समझाने और विच्छेदित करने का प्रयास करता है। विश्लेषणात्मक शोध एक व्यवस्थित और संगठित जांच या अध्ययन है जो जटिल घटनाओं को उनके घटकों और संबंधों की जांच करके समझने, समझाने और विच्छेदित करने का प्रयास करता है। ये किसी विशेष विषय पर शोध करने का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है। वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य किसी जनसंख्या, परिस्थिति या घटना का सटीक और व्यवस्थित तरीके से वर्णन करना होता है। फिर से देखिएगा, विश्लेषणात्मक शोध का अर्थ बताइए। विश्लेषणात्मक शोध एक व्यवस्थित और संगठित जांच या अध्ययन है जो जटिल घटनाओं को उनके घटकों और संबंधों की जांच करके समझने, समझाने और विच्छेदित करने का प्रयास करता है। ये किसी विशेष विषय पर शोध करने का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है। वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य किसी जनसंख्या, परिस्थिति या घटना का सटीक और व्यवस्थित तरीके से वर्णन करना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परतंत्र चर किसे कहते हैं। परतंत्र चर को आश्रित चर भी कहते हैं। टाउनसेंड के अनुसार परतंत्र चर वह है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित होता है। परतंत्र चर को आश्रित चर भी कहते हैं।
टाउनसेंड के अनुसार परतंत्र चर वह है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार स्वतंत्र चर के हटाने पर अदृश्य हो जाता है। इसी प्रकार स्वतंत्र चर के हटाने पर अदृश्य हो जाता है तथा स्वतंत्र चर की मात्रा में परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। इसे आश्रित चर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चर प्रयोगात्मक स्थिति पर आश्रित होता है। फिर से देखिएगा, परतंत्र चर किसे कहते हैं? परतंत्र चर को आश्रित चर भी कहते हैं। टाउनसेंड के अनुसार परतंत्र चर वह है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार स्वतंत्र चर के हटाने पर अदृश्य हो जाता है तथा स्वतंत्र चर की मात्रा में परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। इसे आश्रित चर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चर प्रयोगात्मक स्थिति पर आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अंकगणितीय माध्य को परिभाषित कीजिए। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संस्था से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। अंकगणित माध्य सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला माप है। फिर से देखिएगा, अंकगणितीय माध्य को परिभाषित कीजिए। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संस्था से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। अंकगणितीय माध्य सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। क्वेश्चन नंबर 5, शोध को परिभाषित कीजिए। नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके उसे शोध कहते हैं। नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके उसे शोध कहते हैं। शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक तथ्यों का संकलन कर व्यवस्थित व सावधानीपूर्वक सूक्ष्म बुद्धि के तथ्यों का अवलोकन कर नए तथ्यों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। फिर से देखिएगा, शोध को परिभाषित कीजिए। नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके उसे शोध कहते हैं। शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक तथ्यों का संकलन कर व्यवस्थित व सावधानीपूर्वक सूक्ष्म बुद्धि से तथ्यों का अवलोकन कर नए तथ्यों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या का अर्थ बताइए। किसी चीज को स्पष्ट या समझने योग्य बनाना व्याख्या कहलाता है। किसी चीज को स्पष्ट या समझने योग्य बनाना व्याख्या कहलाता है। किसी बात को समझाने के लिए किया गया उसका विस्तृत और स्पष्ट अर्थ व्याख्या कहलाता है। किसी बात को समझाने के लिए किया गया उसका विस्तृत और स्पष्ट अर्थ व्याख्या कहलाता है। व्याख्या करने का मकसद किसी चीज को फिर से परिभाषित करना या उसे अन्यथा दिखाना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यिका को परिभाषित कीजिए। मध्यिका को मध्यांक भी कहते हैं। अल्हांस के अनुसार जब एक समंक माला आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित होती है तो इस समंक माला को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले मध्य मूल को हम मध्यिका कहते हैं। गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। मध्यिका को परिभाषित कीजिए। मध्यिका को मध्यांक भी कहते हैं। अल्हांस के अनुसार जब एक समंक माला आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित होती है तो इस समंक माला को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले मध्य मूल को हम मध्यिका कहते हैं। गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8,
रिपोर्ट लिखने का महत्व बताइए। रिपोर्ट ज्ञान के प्रसार में अत्यधिक सहायक होता है। रिपोर्ट ज्ञान के प्रसार में अत्यधिक सहायक होता है। रिपोर्ट ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा शोध से प्राप्त नवीन तथ्यों एवं निष्कर्षों को अन्य लोगों तक पहुंचाया जाता है तथा विभिन्न घटनाओं में व्याप्त कार्य कारण के उन संबंधों को स्पष्ट किया जाता है जिनका जनसाधारण को पहले से कोई ज्ञान नहीं होता। रिपोर्ट लिखने का महत्व बताइए। रिपोर्ट ज्ञान के प्रसार में अत्यधिक सहायक होता है। रिपोर्ट ही वो माध्यम होता है जिसके द्वारा शोध से प्राप्त नवीन तथ्यों एवं निष्कर्षों को अन्य लोगों तक पहुंचाया जाता है तथा विभिन्न घटनाओं में व्याप्त कार्य कारण के उन संबंधों को स्पष्ट किया जाता है जिनका जनसाधारण को पहले से कोई ज्ञान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसंधान समस्या को परिभाषित कीजिए। टाउनसेंड के अनुसार समस्या एक ऐसी प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं हो जाता है। मैकगुइन के अनुसार एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। करलिंगर के अनुसार समस्या एक ऐसी प्रश्नवाचक कथन या वाक्य है जिसमें ये पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर अनुसंधान समस्या को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि समस्या समाधान योग्य समस्या ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। इस कथन में ये पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 10, परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के अनुमान पर आधारित कल्पनात्मक तर्कपूर्ण कार्यक्षम प्रस्तावित और परीक्षण योग्य कथन है जो ये बताता है कि अनुमान पर अनुसंधानकर्ता क्या देखना चाहता है, अर्थात समस्या कैसे हल हो सकती है या अन्वेषण आगे कैसे होता है। मैकगुइन के अनुसार परिकल्पना एक परीक्षण योग्य कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के शक्तिशाली संबंध में होता है। फिर से देखिएगा, परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के अनुमान पर आधारित कल्पनात्मक तर्कपूर्ण कार्यक्षम प्रस्तावित और परीक्षण योग्य कथन है जो ये बताता है कि अनुमान पर अनुसंधानकर्ता क्या देखना चाहता है, अर्थात समस्या कैसे हल हो सकती है या अन्वेषण आगे कैसे होता है। मैकगुइन के अनुसार परिकल्पना एक परीक्षण योग्य कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के शक्तिशाली संबंध के संबंध में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, परिकल्पना के प्रकार। परिकल्पना के दो प्रकार हैं। पहला है अप्रायोगिक परिकल्पनाएं, दूसरा है प्रायोगिक परिकल्पनाएं। बात करें अप्रायोगिक परिकल्पनाएं की तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण स्तर परिकल्पनाएं, दूसरा है विषम स्तर परिकल्पनाएं और तीसरा है विशिष्ट स्तर परिकल्पनाएं। दूसरा है प्रायोगिक परिकल्पनाएं, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला है सार्वभौमिक परिकल्पनाएं, दूसरा है अस्तित्वपरक परिकल्पनाएं। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, परिकल्पना के प्रकार। परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। पहला है अप्रायोगिक परिकल्पनाएं, ये 3 प्रकार की होती है। पहला है साधारण स्तर परिकल्पनाएं, दूसरा है विषम स्तर परिकल्पनाएं और तीसरा है विशिष्ट स्तर परिकल्पनाएं। दूसरा नंबर है प्रायोगिक परिकल्पनाएं। ये परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। पहला है सार्वभौमिक, दूसरा है अस्तित्वपरक परिकल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर 12,
वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए। वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संकलित तथ्यों को समानता, निकटता और भिन्नता के आधार पर समूहों एवं वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कि तथ्यों में स्पष्टता, सरलता आ जाए और तथ्य बोधगम्य हो जाए। फिर से देखिए वर्गीकरण की परिभाषा। वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संकलित तथ्यों को समानता, निकटता और भिन्नता के आधार पर समूहों एवं वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कि तथ्यों में स्पष्टता, सरलता आ जाए और तथ्य बोधगम्य हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, सारणीयन किसे कहते हैं? सारणीयन वो प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध किया जाता है। सारणीयन वह प्रक्रिया है जिनमें आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध किया जाता है। चतुर्वेदी के अनुसार 2 दिशाओं में पढ़ा जा सके इस रूप में कुछ पंक्तियों और स्तंभों में तथ्यों को एक क्रमबद्ध ढंग से सुव्यवस्थित या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शून्य परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है जो ये बताती है कि 2 समूहों या 2 चरों का आपसी अंतर शून्य है, अर्थात 2 चरों या 2 समूहों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। शून्य परिकल्पना को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शून्य परिकल्पना की मान्यता ये है कि 2 चरों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसका निर्माण अस्वीकृत होने के उद्देश्य से किया जाता है। फिर से देखिए शून्य परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है जो ये बताती है कि 2 समूहों या 2 चरों का आपसी अंतर शून्य है, अर्थात 2 चरों या 2 समूहों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। शून्य परिकल्पना को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शून्य परिकल्पना की मान्यता ये है कि 2 चरों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसका निर्माण अस्वीकृत होने के उद्देश्य से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार का आशय अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलता है जो अनुसंधान की समस्या से संबंधित है। मानवेंद्र नाथ बसु के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। पीबी यंग के अनुसार साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। गुडे एवं हॉट के अनुसार मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16, चर को परिभाषित कीजिए। चर को चल राशि भी कहते हैं। चर को चल राशि भी कहते हैं। मैथसन के अनुसार वैज्ञानिक अन्वेषण में चर वो स्थिति या अवस्था है जिसकी मात्रा या मूल्य में परिवर्तन होता है। गैरेट के अनुसार चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है। डी अमेटो के अनुसार चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्नावली की परिभाषा दीजिए। सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। पीबी यंग के अनुसार मापन योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन में समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख रूप से सहायक यंत्र के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जे.डी. पोप के अनुसार एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत सहायता के ही देना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिचयन को परिभाषित कीजिए। बोगार्ड्स के अनुसार पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव भी प्रतिचयन कहलाता है।
बोगार्ट्स के अनुसार पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव ही प्रतिचयन कहलाता है। करलिंगर के अनुसार किसी जनसंख्या या समष्टि से उसके प्रतिनिधि स्वरूप एक अंश चुन लेने को प्रतिचयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिदर्श का अर्थ बताइए। गुडे एवं हॉट के अनुसार प्रतिदर्श, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विस्तृत समूह का छोटा प्रतिनिधि है। व्यक्तियों या वस्तुओं के विस्तृत समूह का एक छोटे आकार का प्रतिनिधि ही प्रतिदर्श है, जिसके आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के लिए विश्वसनीय और वैध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र चर को परिभाषित कीजिए। टाउनसेंड के अनुसार स्वतंत्र चर वह कारक है जिसे प्रयोगकर्ता निरीक्षण की गई घटनाओं या तथ्यों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए प्रहसन घटाता बढ़ाता करता है। एडवर्ड्स के अनुसार वह चर जिस पर अध्ययनकर्ता का नियंत्रण होता है स्वतंत्र चर कहलाता है। प्रहसन के आधार पर स्वतंत्र चर दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वतंत्र चर ई टाइप, दूसरा है स्वतंत्र चर एस टाइप। क्वेश्चन नंबर 21, मापनी का अर्थ बताइए। इंग्लिश के अनुसार एक मापन की वह युक्ति है जिससे उद्दीपक वस्तु की तुलना एक प्रमाणिक सेट, जिसमें कुछ नियमों के अनुसार अंक होते हैं, से करके अंक या गणितीय मूल्य दिए जाते हैं जो उद्दीपक वस्तु के परिमाप का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुणात्मक चर। डी अमेटो के अनुसार गुणात्मक चर वे हैं जो मात्रा की दृष्टि से क्रमित नहीं किए जा सकते हैं या मापे नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार के चर के उदाहरण हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, धर्म, व्यवसाय आदि। क्वेश्चन नंबर 23, दैव निर्दर्शन की परिभाषा दीजिए। दैव निर्दर्शन को सांयोगिक या यादृच्छिक निर्दर्शन भी कहते हैं। दैव निर्दर्शन वह निर्दर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उसके स्थान पर संभावना को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। पोर्टन के अनुसार दैव निर्दर्शन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई तथा तत्व के चुने जाने का समान अवसर हो। क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जो तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटनास्थल पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिसके आधार पर क्रियाओं या तात्कालिक समस्याओं का निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अवलोकन विधि को परिभाषित कीजिए। मोजर के अनुसार अवलोकन विधि को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है। डी एन श्रीवास्तव के अनुसार ये वो वैज्ञानिक विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता कानों एवं वाणी की अपेक्षा प्रकृति में घटित होने वाली स्वाभाविक घटनाओं का अध्ययन अपने नेत्रों द्वारा करता है। एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो यथार्थ के रूप में या समाज की जीवंत परिस्थितियों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक समंकों से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक समंकों के संकलन की विभिन्न विधियां बताइए। प्राथमिक समंक इस प्रकार के आंकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अध्ययन से संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे समंकों का स्वरूप प्रत्यक्ष तथा मौलिक होता है। प्राथमिक समंकों के संकलन की विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं। पहला है प्रक्षेपण, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है अनुसूची, चौथा है प्रश्नावली, पांचवा है व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसूची को परिभाषित कीजिए। गुड एवं हॉट के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे सामान्यतः सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है तथा अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ साथ भरता है। क्वेश्चन नंबर 28,
वैयक्तिक अध्ययन विधि को परिभाषित कीजिए। गुडे एवं हॉट के अनुसार ये सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक विधि है ताकि अध्ययन की जाने वाली सामाजिक विषय वस्तु के वैज्ञानिक गुण सुरक्षित रह सकें। पीबी यंग के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन विधि किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज तथा विवेचना की पद्धति है, भले ही वो इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय हो। बीसेंज तथा बीसेंज के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक स्थिति अथवा संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्व अवलोकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुपात मापन या मापनीय से आप क्या समझते हैं? ये सबसे अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय मापनी है क्योंकि इसके द्वारा मापन अत्यंत यथार्थ और शुद्ध रहता है। मापन का यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक निरपेक्ष शून्य बिंदु है। इस शून्य बिंदु का संबंध किसी घटना, शोध, गुण अथवा विशेषता की शून्य मात्रा से होता है। इस मापनी के द्वारा हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुपात लगा पाते हैं तथा कह सकते हैं कि एक स्थान की तुलना से दूसरा स्थान कितना अधिक पास या दूर है। क्वेश्चन नंबर 30, रेखाचित्र एवं रेखाचित्रण का अर्थ बताइए। जब दो या दो से अधिक चरों को अथवा एक ही चर के विभिन्न मूल्यों को ग्राफ या प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार बनी आकृति को रेखाचित्र या ग्राफ कहते हैं तथा रेखाचित्र बनाने की विधि को रेखाचित्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसंधान परिकल्प का अर्थ बताइए। R.L. एकॉफ के अनुसार अभिकल्प निर्माण करने की स्थिति आने से पूर्व की प्रक्रिया है। अभिकल्प निर्माण करने की स्थिति आने से पूर्व की प्रक्रिया जिसमें निर्णय निर्धारित किए जाते हैं। यह एक प्रत्याशित स्थिति को नियंत्रण में लाने की दिशा में निर्दिष्ट संकल्पित पूर्वाभास प्रक्रिया है। सेल्टिज, जहोदर तथा उनके सहयोगियों के अनुसार एक अनुसंधान अभिकल्प एक ढंग में दत्त संकलन तथा विश्लेषण हेतु स्थितियों का विन्यास है जिसका लक्ष्य अनुसंधान उद्देश्य के कार्यक्रम में वितव्य की प्रासंगिकता को संयुक्त करना है। पीबी यंग के अनुसार एक अनुसंधान अभिकल्प एक अनुसंधान का व्यक्तित्व नियोजन तथा निर्देशन है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिवेदन लेखन के विभिन्न चरणों को बताइए। प्रतिवेदन लेखन के 3 चरण होते हैं। पहला है प्राथमिक भाग, इसके अंतर्गत शीर्षक, सारांश, मुख्य शब्द, विषय वस्तु की सूची, सारणी एवं अंकों की सूचियाँ, भूमिका, आभार, अभिव्यक्ति एवं संक्षेपों की सूची आती है। दूसरा है मुख्य ग्रंथ, इसके अंतर्गत परिचय, साहित्यिक पुनरीक्षण, अनुसंधान की विधियाँ, प्राप्त तथ्य, चर्चा एवं विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सिफारिश आदि लिखी जाती है। तीसरा है अंतिम भाग, इसके अंतर्गत परिशिष्ट, टिप्पणी, संदर्भ और अनुसूची आदि आती है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुसंधान के प्रकार बताइए। अनुसंधान को मुख्यतः 3 भागों में अथवा उसके मिश्रित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा है विवरणात्मक अनुसंधान, तीसरा है प्रायोगिक अनुसंधान। एडवर्ड तथा कॉर्नबैक ने अनुसंधान को समस्याओं के स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है सर्वेक्षण अनुसंधान, दूसरा है अनुप्रयुक्त अनुसंधान, तीसरा है प्रविधि अनुसंधान और चौथा है सूक्ष्म अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 34, वर्गीकृत या नामित मापनियाँ क्या होती हैं? इस प्रकार की मापनियों को शाब्दिक मापनी या नामात्मक मापनी भी कहा जाता है। इस प्रकार की मापनियों को शाब्दिक मापनी या नामात्मक मापनी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को विभिन्न वर्गों या भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें व्यक्तियों व वस्तुओं को विभिन्न वर्गों या भागों में वर्गीकृत दिया जाता है, इसलिए इसे वर्गीकृत मापनी कहते हैं। मापने की इस सरलतम विधि से वस्तुओं, घटनाओं या तथ्यों को किसी विशेषता या गुण के आधार पर अलग अलग वर्गों या समूहों में रख दिया जाता है तथा प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति या घटना की पहचान के लिए उसे कोई नाम, कोई संख्या या कोई चिन्ह दे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्सों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।